चलिए टॉपिक शुरू करते हैं, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो चैप्टर नंबर 4 में जो अपना टॉपिक पेंडिंग है उसमें टोज के केस स्टडीज़ हैं और एक CPM पर्ट वाला टॉपिक है। CPM पर्ट सिलेबस के लास्ट में करेंगे, इस चैप्टर में भी नहीं करा रहा हूँ क्योंकि वो पूरा डिसकनेक्टेड ही है, तो उसको भी बीच में नहीं लाते। टोज के जो केस स्टडीज़ है वो कवर कर लेते हैं। पेज नंबर 74 पे आप देखना, अच्छे टॉपिक्स दे रखे हैं। अब स्वॉट और टोज का कंपैरिजन हमने देखा था। स्वॉट में ऐसा है कि आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को असेस करके उसके अकॉर्डिंग आप मार्केट में अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो। ये बिजनेस में भी रेलेवेंट हो सकता है, जॉब में भी हो सकता है। भाई मेरे पास ये डिग्री है तो मुझे ये काम चाहिए, मेरे को अकाउंटिंग आती है तो अकाउंटेंट का जॉब हो तो बताना। और दूसरा अप्रोच क्या होता है, भाई मार्केट में आजकल क्या चल रहा है, बोले डिजिटल मार्केटिंग बहुत चल रहा है, तो बोले वो सीख लेता हूँ। तो मार्केट में जो थ्रेट और अपॉर्चुनिटी है उसके हिसाब से अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस पे काम करना, दैट इज टोज मैट्रिक्स। तो पूरा अप्रोच एग्जैक्टली अपोजिट है। स्वॉट में मुझे जो आता है वो मतलब का काम चाहिए, टोज में ऐसा है कि मार्केट जो अपॉर्चुनिटी देगा मैं सीख लूँगा। तो टोज मैट्रिक्स थोड़ा ज़्यादा मुझे प्रैक्टिकल भी हो गया और ओपन भी हो गया कि वी आर ओपन टू न्यू चैलेंजेस और हम नई चीज़ें सीखने को रेडी है वैसा। अब टोज मैट्रिक्स में पहला जो केस है दैट इज़ ऑफ एप्पल इनकॉर्पोरेशन। एप्पल आपको पता ही है कितना बड़ा ब्रांड है। अब इसमें जो टोज मैट्रिक्स लगाया तो क्या स्ट्रैटेजीज इनको यूज़ करनी चाहिए उसके आपको भी एग्जांपल्स दिए हुए। जैसे फर्स्ट कैटेगरी है जहाँ स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी का कॉम्बिनेशन हमने देखा था, एग्रेसिव वाला, मैक्सिमम प्लस मैक्सिमम। स्ट्रेंथ भी है और मार्केट में अपॉर्चुनिटी भी है, तो हम उससे अपना बिजनेस कैसे और ग्रो कर सकते हैं। तो कुछ टिप्स एप्पल के लिए दे रखे हैं या जो उनको करना चाहिए, जो वो कर रहे हैं। पहला है प्राइवेसी सेंट्रिक AI। एप्पल इस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है कि हमारे फ़ोन में आपको जो प्राइवेसी मिलती है वो बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं मिलेगी। एंड्रॉयड थोड़ा सा वल्नरेबल है, एंड्रॉयड की जो सिक्योरिटी है वो कॉम्प्रोमाइज़ इजीली हो जाती है और हमारे सिस्टम की जो सिक्योरिटी है वो इजीली कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकती। तो एप्पल लेने का एक रीज़न ये भी है कि हैकिंग, वायरस, डेटा पायरेसी, डेटा चोरी होना, इसके चांसेस नहीं है, ऐसा वो लोग क्लेम करते हैं। अब आज की डेट में प्राइवेसी इश्यूज़ जो है वो काफ़ी बढ़ गए, लोग इस चीज़ को कंसिडर भी करते हैं। भाई आपके और मेरे डेटा में ऐसा कुछ नहीं होगा कि कोई बहुत लीक हो जाए तो बहुत फ़र्क पड़ जाएगा, बट स्टिल हर किसी को अपनी डेटा प्राइवेसी चाहिए। सॉफ्टवेयर हैंग नहीं होना चाहिए, वायरस नहीं आना चाहिए, सबको चाहिए। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू एप्पल ये चीज़ कर रही है और लोगों को चाहिए भी। तो मार्केट में रिक्वायरमेंट भी है और आप इसमें ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग हो। तो दिस इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड अपॉर्चुनिटी। पीपल आर आस्किंग फॉर इट एंड यू आर मास्टर एट इट। तो दोनों चीज़ों का आपको एडवांटेज मिल सकता है। तो ये कंपनी कर रही है, अपॉर्चुनिटी है, उनको इसको और ग्रो करना चाहिए और प्रमोट करना चाहिए। मेडिकल इकोसिस्टम, हाँ ये भी एक पॉइंट है। ऐसे बहुत बार सोशल मीडिया में पोस्ट आते हैं कि एप्पल वॉच की वजह से इसकी जान बच गई। सुना है ऐसा? एक्सीडेंट होता है तो वो इमरजेंसी अलार्म जाता है। बहुत बार आया कि भाई एक्सीडेंट हो गया, ड्राइवर अनकॉन्शियस हो गया, एप्पल वॉच थी तो वो इम्पैक्ट की वजह से या जो भी ऑक्सीजन लेवल की वजह से या ब्लड प्रेशर की वजह से उसके फैमिली वालों को इमरजेंसी कॉल चला गया, टाइमली एम्बुलेंस आ गई तो बच गया। थोड़ा टाइम और बेहोश रहता तो पता नहीं क्या हो जाता। तो वो एप्पल वॉच को वो लोग ऐसे प्रमोट कर रहे हैं कि ये मेडिकली भी आपके लिए बेटर है कि भाई वो हार्ट रेट बता देती है, ऑक्सीजन लेवल बता देती है, कभी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाए तो वो अलार्म कर देती है कि भाई आप ध्यान रखो क्या हो रहा है। अब कितनी बार तो ऐसा भी होता है साउंड बढ़ जाए तो भी उसमें अलार्म बजता है। एक बार हम लोग किसी रिलेटिव की मैरिज में गए थे तो एक रिलेटिव के पास वो एप्पल वॉच थी और वो ढोल बज रहे हैं, वो बार बार साइरन बजा रहा है, डेसिबल वॉल्यूम एक्सीडिंग अपर लिमिट में। मतलब ये इंडिया है, इतने डेसिबल में किसी को फ़र्क भी नहीं पड़ता है, हार्ट अटैक नहीं आएगा, डोंट वरी, वो अलार्म दे रहा है। तो मेडिकल इकोसिस्टम वाला भी एक पार्ट है जो उनके प्रोडक्ट की स्ट्रेंथ है, तो उसको वो लोग एज एन अपॉर्चुनिटी, क्योंकि आजकल लोग हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। अभी तो वो बैंड जाते हैं जो विदाउट डिस्प्ले है, वोक वाला, वो तो मंथली चार्ज कर रहा है, हर महीने 2000 रुपये ले रहा है। तो वो बैंड आप पहनो, विराट कोहली पहनता है उस, हाँ इसलिए वो ट्रेंडिंग हो गया, हर कोई पहन के घूम रहा है। तो वो बैंड आपको ना पूरा आपके मोबाइल ऐप में बता देगा, तो आपको मोबाइल में जाके देखना पड़ेगा कि एक्चुअली में क्या है। तो आपका वो हार्ट रेट या जो भी है, आपकी स्लीप साइकिल, सब कुछ ट्रैक करता है। तो कहाँ पे आपको अपनी बॉडी की इम्यूनिटी बेटर करने के लिए क्या करना चाहिए, फिर आपको टिप देगा। और क्योंकि उसमें डिस्प्ले नहीं है तो आपका डिस्ट्रैक्शन भी नहीं है, क्योंकि आप उसमें तुरंत देख नहीं सकते सब चीज़ें, वैसा है। तो वो भी चल रहा है, तो लोग नई नई चीज़ें लेके आ रहे हैं ना, वैसा है। एप्पल ने भी, गूगल ने भी तो लॉन्च किया ना ऐसा कुछ प्रोडक्ट अभी। ये वूप के कंपटीशन में ही गूगल आया है, मुझे प्रोडक्ट का नाम नहीं पता, मैं रिसेंटली अभी पढ़ा। तो वो सब्सक्रिप्शन के बदले वन टाइम फीस मॉडल पे आया है कि एक ही बार पैसा देना है। तो वो 10,000 या ऐसे कुछ की वॉच है शायद, और ये 2000 रुपये पर मंथ वाला सब्सक्रिप्शन मॉडल नहीं है। तो अब इसको भी डायरेक्ट कंपटीशन हो गया गूगल की तरफ से, ऐसा भी कुछ अनाउंस हुआ है। प्रोडक्ट नेम देखना पड़ेगा। नेक्स्ट है फिनटेक ग्रोथ। फिनटेक का मतलब है टेक्नोलॉजी यूज़ करके फाइनेंशियल सर्विसेज देना। जो आजकल ऑनलाइन आपको ऐड आती है ना, एक स्वाइप करो 5 लाख का लोन मिल जाएगा, दैट इज़ फिनटेक।
ऑनलाइन इंश्योरेंस बाई करना, ऑनलाइन म्यूचुअल फंड्स SIPs में इन्वेस्ट करना, स्टॉक मार्केट करना, ये टेक्नोलॉजी यूज़ करके आप फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स कर रहे हो, तो ये डिमांड बढ़ी है। और एप्पल के पास वो इकोसिस्टम है कि वो इस चीज़ को और ज़्यादा प्रमोट कर सकता है, तो वो भी उनके लिए एक प्लस पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है, वीकनेस एंड अपॉर्चुनिटी। इसके भी बहुत अच्छे पॉइंट्स दिए इन्होंने। देखो, अपॉर्चुनिटी है कि मार्केट में लोगों में फ़ोन की डिमांड बढ़ रही है। एप्पल की एक वीकनेस ये है कि वो हाई एंड कैटेगरी में ही फ़ोन बेच रहा है, महंगे फ़ोन बेच रहा है, सस्ते फ़ोन वो बेचता नहीं। तो अगर वो चाहे तो एक मिड कैटेगरी शुरू करके, अलग सेगमेंट शुरू करके उस कैटेगरी में भी फ़ोन्स लॉन्च कर सकता है। 25,000, 30,000, 35,000 वाली जो कैटेगरी है उसमें भी 50,000 से ऊपर तो वो ऑलरेडी है, बट मिड कैटेगरी टारगेट करने की एक अपॉर्चुनिटी उसके पास है। तो एप्पल लाइट या समथिंग कुछ सीरीज़ करके अगर वो लॉन्च करे तो वो जो सेगमेंट में उसकी वीकनेस है कि वहाँ पे उसके पास कस्टमर बेस नहीं है, लेकिन मार्केट में तो अपॉर्चुनिटी है, डिमांड तो बहुत ज़्यादा है, वो सप्लाई करके उसमें अपना रेवेन्यू बढ़ा भी सकता है। तो वो एक सजेशन इसके लिए उन्होंने दिया हुआ है। इसमें बोला है आईफोन एज अ सर्विस सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल, ये भी एक ऑप्शन है कि अगर आपको फ़ोन का प्राइस नहीं तोड़ना है तो आप मिड कैटेगरी को एज अ सर्विस फ़ोन ऑफर करो। सर्विस का मतलब क्या है कि कस्टमर को बोलो कि आप रेंट पे करो फ़ोन का, फ़ोन खरीदो मत। ऐसी बहुत सारी कंपनीज सर्विस, प्रोडक्ट एज अ सर्विस ऑफर करती है। अभी EV कार्स में चल रहा है, टाटा और MG ने ये सिस्टम निकाला है। अभी जैसे टाटा की गाड़ी है तो बेस मॉडल टियागो EV 10 लाख रुपए का है। अब कोई सोचे 10 लाख रुपए की EV गाड़ी लूँ तो मेरे को इतना सारा पैसा देना पड़ेगा, और बैटरी ही तो मेन महंगी है। बैटरी की वजह से ही गाड़ी की लाइफ इम्पैक्ट होती है, और बैटरी ख़राब हो गई तो गाड़ी तो डब्बा है, फिर और कुछ बचा ही नहीं। अब टाटा ने और MG ने एक स्कीम निकाली है कि आप बैटरी का पैसा अपफ्रंट मत पे करो। 10 लाख की गाड़ी या 6 लाख में ले जाओ, 6 लाख रुपए में गाड़ी आपकी, बैटरी हमारी। अब एज ए सर्विस आप हमसे बैटरी लगवा लो, मतलब कार आपकी है, अंदर की बैटरी हमारी है। उसका मतलब है कि आपको उस बैटरी के सिर्फ यूजेज चार्जेस पे करने हैं पर किलोमीटर। तो आप हर महीने जितने किलोमीटर गाड़ी चलाओगे इनटू समथिंग करके आपको हमें उसका बिल पे करना है, बिलिंग सर्विस होगी। तो बैटरी का 4 लाख रुपए माइनस कर दिया, उसके सामने आपसे पर किलोमीटर बैटरी का पैसा चार्ज कर रहे हैं। अब अगर आपकी गाड़ी की बैटरी 4 साल में पूरी डेड हो गई तो कंपनी आपको नई बैटरी लगा के दे देगी। आपको बैटरी की ओनरशिप का टेंशन ही नहीं, क्योंकि मेन प्रोडक्ट ही वही है। अब वो लोग क्या कर रहे हैं, पर किलोमीटर आपसे 2 रुपये, 2.5 रुपये, 3 रुपये ऐसा चार्ज कर रहे हैं। तो आपका महीने में अगर 1000 किलोमीटर चला तो आपको 2500, 3000 रुपये पे करने हैं एज अ बिल। तो जो आप पेट्रोल का पे करते हो उसके बदले बैटरी का पे करो, बट ये है कि 4 लाख रुपये आपके अपफ्रंट माइनस हो गए, तो उसमें भी आपका इंटरेस्ट कॉस्ट और वो सब भी तो सेव हो गया। तो आप इवेल्युएट कर लो, तो अगर आपका गाड़ी का उतना यूज़ नहीं है तो आप बैटरी एज अ सर्विस मॉडल में भी जा सकते हैं। तो MG और टाटा दोनों ये स्कीम लेके आया है। अब इसमें कुछ कंपनी ऐसा भी करती है कि वो लोग मिनिमम हर महीने चार्ज करते ही है कि भाई 200 किलोमीटर चली तो आप तो उसे 500 रुपये भरोगे महीने के, तो उतने में उनकी बैटरी का कॉस्ट कैसे कवर होगा। तो भाई हम मिनिमम महीने का 1500 किलोमीटर के हिसाब से चार्ज करेंगे। अब किसी का यूज़ 1500 किलोमीटर होता ही है, रोज़ का 50 किलोमीटर का एवरेज है, तो उसके लिए बैटरी एज अ सर्विस मॉडल अच्छा है ना। एक साथ 4-5 लाख रुपये भरो, उससे अच्छा हर महीने आप 3-4 हज़ार रुपये भरो। तो भी आप सोचो 5-5 हज़ार भर के भी 5 लाख रुपये भरने में तो 5 साल 6 साल लग जाएंगे। तो आपको टाइम मिल जाएगा और आप थोड़ा थोड़ा करके पे कर सकते हो, और रीजनेबल कॉस्ट पे EV गाड़ी आपके पास आ जाएगी। तो ऐसी सर्विसेज भी कंपनीज प्रोवाइड करती है। ये अभी इन्होंने दोनों ने लॉन्च किया, टाटा में और MG में है। ठीक है, तो दिस इज़ आईफोन एज अ सर्विस मॉडल, वो भी एक ऑप्शन है। ठीक है, दूसरा क्या बोला है, यूज़ कैपिटल टू अक्वायर AI स्टार्टअप्स। M&A मतलब वही मर्जर अमाल्गमेशन। छोटी छोटी AI वाली कंपनीज खरीदते जाओ, उनके टेक का यूज़ करके आप अपना टेक इंप्रूव करते जाओ। और ये जायंट्स यही करते हैं, ये लोग इनोवेटर्स नहीं हैं। एक पॉइंट के बाद ये लोग अक्वायरर बन जाते हैं। बुद्धि आपकी है, पैसा हमसे ले जाओ। आपने AI में कुछ किया है, स्टार्टअप किया है, अच्छी कंपनी है, आपका प्रोडक्ट अगर हमारे साथ इंटीग्रेट हो जाए, हमारी वैलिडिटी बढ़ जाएगी। पैसे लो, कंपनी दे दो, टेक्नोलॉजी दे दो। तो जिसने इनोवेशन किया उसको इतना पैसा देते हैं कि वो सामने से आके अपनी कंपनी बेच देता है, फिर उसकी टेक्नोलॉजी अपने प्रोडक्ट में मिक्स कर लेते हैं और नाम इनका हो जाता है कि टेक जायंट्स है। तो ज़्यादा टेक इनोवेशन एक पॉइंट के बाद नहीं होता वैसे। तो ये सब बोलने वाली बात है। यहाँ पे यही बताया हुआ है कि सीरी और ये सब की जो कैपेबिलिटीज़ है वो बढ़ा सकते हो। सप्लाई चेन पिवट कर सकते हो। सप्लाई चेन पिवट करने का मतलब ये है कि अभी जो पहले चाइना के ऊपर रिलायंस ज़्यादा था, आईफोन बनता तो चाइना में ही, असेंबलिंग तो वहीं होती है। अब चाइना के बदले US दूसरा मार्केट ढूंढ रहा है। एप्पल ने इंडिया में भी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दिया टाटा के साथ मिलके। साउथ में बेंगलुरु के पास जो इनका प्लांट है उसमें टाटा के प्लांट पे ही अब आईफोन्स बन रहे हैं। वैसा है वियतनाम में भी इन्होंने सेटअप कर दिया, क्योंकि चिप तो वहीं पे सारी बनती है। तो चाइना +1 स्ट्रैटेजी बीच में बहुत चली थी आफ्टर कोविड कि भाई चाइना की डिपेंडेंसी ठीक नहीं है, पूरे वर्ल्ड को फिर कंट्रोल कर लेता है। एक और कंट्री रखो होल्ड पे कि चाइना कभी भी नाटक करे तो अपने पास दूसरा ऑप्शन होना चाहिए। तो इंडिया वॉज द सेकेंड बेस्ट ऑप्शन, बट वियतनाम रेस में आगे निकला।
इंडिया उतना स्ट्रक्चरल बेनिफिट हर कंपनी को नहीं दे पाया जितना वियतनाम ने फटाफट लाइसेंसिंग और सेटअप सब कुछ करके दे दिया। बट नो डाउट अपने कंट्री भी पूरा ऐसा लूज आउट नहीं किया। सैमसंग ने यूपी में गुरुग्राम के पास बहुत बड़ा प्लांट सेटअप किया है, तो 5 लाख फ़ोन्स या उससे ज़्यादा असेंबल होते हैं वहाँ पे मंथली या सब ऐसा कुछ डेटा है। मतलब सैमसंग का सबसे बड़ा असेंबलिंग प्लांट पूरे वर्ल्ड में वो उन्होंने वहाँ पे सेटअप किया, तो वो रेस अपन जीते। लेकिन बाकी कंपनीज जो है वियतनाम भी गई बहुत सारी, तो वो फाइट चल रहा है इंटरनेशनल लेवल पे। वैसा इंडिया में असेंबलिंग ही होता है, कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। असेंबलिंग तक पहुँचे वही बड़ी बात है। तो जो मेड इन इंडिया बोल के बेच रहे हैं ना, उसमें भी सिर्फ असेंबलिंग हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रहा है। उस प्रोडक्ट के कंपोनेंट चाइना से ही आते हैं, बस खाली यहाँ पे एक साथ पैक करके आपने प्रोडक्ट बना के दे दिया, उससे मेड इन इंडिया का टैग लग गया। ये बोट कंपनी वाला भी जो पहले चाइनीज़ प्रोडक्ट ही बेच रहा था, तो पहले पूरा चाइना से बनवा के रेडी इंपोर्ट करता था। अब क्या बोले, नहीं वो मेक इन इंडिया मूवमेंट, तो चाइना से गुरुग्राम मंगाते हैं, वहाँ पैक करते हैं, बोले मेड इन इंडिया, पर एक एक कंपोनेंट थोड़ी इंडिया का है। अब तुम एक मोबाइल फ़ोन बेच रहे हो, बोल रहे मेड इन इंडिया, पर उसके अंदर के पार्ट्स वो तो चाइना में बने। अब चाइना कल को पार्ट्स नहीं देगा तो तुम फ़ोन कहाँ से बनाओगे? तो टोटली इंडिपेंडेंट नहीं है, वो सिर्फ दिखाने वाली बात है कि असेंबलिंग यहाँ पे हो रहा है, फिनिशिंग यहाँ पे हो रहा है। वैसे तो डिपेंडेंसी चाइना पे तो है ही अपनी, वो आप समझ लो, ठीक है। तो ये पिवट करने वाली जो बात हो रही है, शिफ्टिंग फ्रॉम चाइना टू अदर, ये एक अपॉर्चुनिटी है। नहीं फॉलो करोगे तो वो वीकनेस बन जाएगी फिर चाइना पे डिपेंडेंसी। नेक्स्ट है स्ट्रेंथ प्लस थ्रेट। देखें क्या बोला है पहले, डीपन कंटिन्यूटी फीचर्स अक्रॉस डिवाइसेस टू मेक स्विचिंग टू एंड्रॉयड अनवायबल इवन इफ रेगुलेटर्स फोर्स द ओपनिंग ऑफ द ऐप स्टोर। ओके, अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि आपकी जो स्ट्रेंथ है, थ्रेट क्या है, एंड्रॉयड पे स्विच करना। एप्पल यूज़र एंड्रॉयड पे स्विच कर गया तो एप्पल के लिए तो लॉस है, फिर वो वापस कभी आएगा नहीं आएगा क्या पता। बट रेयरली अपन ऐसा सुनते हैं कि एप्पल यूज़र एंड्रॉयड पे स्विच करता है। सब एप्पल यूज़र का यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि एंड्रॉयड जो है वो सेट नहीं हुआ हाथ में, मज़ा नहीं आई, एप्पल की आदत पड़ गई तो ये यूज़ करेंगे। बस वही उनकी स्ट्रेंथ है कि भाई आदत ऐसी डाल दो कि वो एंड्रॉयड का थ्रेट जो है वो ख़त्म हो जाए और कोई स्विच करने की सोचे ही नहीं, बस वैसा है। तो वो टेंशन हमेशा एप्पल को रहेगा, स्विच ना कर जाए, स्विच ना कर जाए। बट साइकोलॉजिकली वो कस्टमर को कैसे फंसा के रखना है, वही उनकी ट्रिक है। और वो ट्रिक जब तक सही चलती रहेगी तब तक स्विच ओवर नहीं होगा। एक बार स्विच ओवर शुरू हो गया और एप्पल यूज़र एंड्रॉयड पे कंफर्टेबल हो गया तो एप्पल के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। बिकॉज सबको पता है कि प्रीमियम के नाम पे लूट रहा है, क्वालिटी जितनी है नहीं उतने पैसे ले रहा है। बट कस्टमर को ये चीज़ अभी तक समझ नहीं आई, स्टेटस सिंबल के चक्कर में। जिस दिन समझ आ गई उस दिन फंस जाएगा। अच्छा, समझ आ भी रही है तो वो कैसा है, हाथ बैठ गया। अब अगर एंड्रॉयड उतना रिफाइन हो गया कि एप्पल यूज़र को कंफर्ट फील होने लग गया एंड्रॉयड पे, तो उसके लिए थ्रेट है। तो वो कहीं ना कहीं कंपटीशन में रिश्तो रहने ही वाला है, वो चीज़ सही है। हम लोग अभी बीच में फ़ोन देख रहे थे, मैंने फ़ोन चेंज किया तो एप्पल देखा, तो एप्पल 16 देखा। अब 16 देखा तो मैं एक्चुअली एप्पल प्रीफर ही नहीं करता, पता नहीं मुझे पसंद है ही नहीं। मुझे लगता है ओवर प्राइस है और उतनी फैसिलिटीज़ नहीं है जितना आप पे चार्ज कर रहे हो, तो वो खाली नाम का पैसा है। तो मैं दूसरे फ़ोन्स देख रहा था, मैं इतने साल से वीवो यूज़ कर रहा हूँ तो मैं वीवो का सेगमेंट देख रहा था। वीवो में X300 देखा, आईफोन 16 के सारे फीचर हमने वीवो से कंपेयर किए, कहीं पे भी वीवो पीछे नहीं उल्टा आगे, सेम प्राइस पॉइंट पे ज़्यादा फीचर्स दे रहा है। मतलब आईफोन 16 आप नाम के लिए ले लो वो ठीक है, लेकिन उसके सामने जो फीचर्स है वो मुझे एंड्रॉयड में ज़्यादा मिल रहे हैं और मैं एंड्रॉयड यूज़र हूँ पहले से, तो शिफ्टिंग का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने आईफोन छोड़ के वीवो ही लिया, मतलब आईफोन में जाना नहीं, वीवो बेटर। अब कैमरा क्वालिटी देखो तो कोई ऐसा शॉर्ट कमिंग नहीं है, उल्टा पिक्सल वाइज उससे ज़्यादा बेटर है। 200 मेगापिक्सल कैमरा दे रहा है, उससे ऊपर तो कितना ही चाहिए होता है। टेलीस्कोपिक कैमरा, पीछे छोटा टेलीस्कोप लगा दो तो आप चांद तक का फोटो भी खींच सकते हो, उतनी क्लैरिटी दे रहा है। अब इतने फीचर्स हैं और प्रीमियमनेस भी है, फिनिशिंग भी है, लुक भी उसने वैसा दे दिया कि आईफोन रखा है और ये फ़ोन रखा है तो दोनों सिमिलर दिखते हैं, डिज़ाइनिंग में और साइज़ और डायमेंशन में भी, वेट में भी, तो हर चीज़ सेम है। तो अब जिसको इवेल्युएट करना है वो देख सकता है कि भाई सेम प्राइस पॉइंट पे एप्पल में जाना है कि नहीं जाना है। अब एप्पल यूज़र खुद अगर स्विच कर गया किसी दिन कि यार ये भी तो अच्छा है, फीचर्स तो बेटर है, प्राइस पॉइंट भी सेम है और प्रीमियमनेस भी है, तो शिफ्ट कर लेते हैं। अब ये शिफ्टिंग अगर मीडिया में आ गया कि बहुत लोग शिफ्ट कर रहे हैं तो एप्पल के लिए वो थ्रेट बन सकता है वैसा। तो वो सब चीज़ें होती है, सबका अपना प्रेफरेंस है, बट एक थ्रेट कंपनी को तो फील होता ही है। कितनी मार्केटिंग कराते हैं, नया आईफोन लॉन्च होता है, आप देखना सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को सबको आईफोन पकड़ाते हैं। जितने भी इंस्टाग्राम पे ऐसे लोग हैं जो मॉडलिंग वर्ल्ड में हैं या जिनके फॉलोअर्स मिलियंस में हैं, उन सब के पास नया आईफोन हाथ में होता है, कंपनी फ्री में देती है प्रमोशन करने के लिए। बोले आप ले जाओ हैंडसेट, पर इंस्टा पे वीडियो बना के डालना कि मैंने आईफोन 17 नया ख़रीदा और बहुत अच्छा कलर है, ये है वो है, क्योंकि जिसके 1 मिलियन फॉलोअर है
उसको अगर कंपनी ने 1 लाख रुपए का आईफोन फ्री में दे भी दिया तो बहुत सस्ता है। आपने 1 लाख में 1 मिलियन फॉलोअर पे अपनी मार्केटिंग कर ली। अब कोई मॉडलिंग कर रही है, कोई मॉडल है, कोई टीवी प्रेजेंटर है, आईपीएल में जो प्रेजेंटर्स हैं, कोई टीवी सीरियल वाली एक्ट्रेस है जो पॉपुलर फेस है, 1-2 मिलियन, 3 मिलियन, 5 मिलियन फॉलोवर है, उसको 1 लाख रुपए का आईफोन फ्री दे दिया। बट ऑन अ कंडीशन कि आप वीडियो बना के डालोगे, इसकी अनबॉक्सिंग करोगे और आपको वीडियो में एक्साइटेड दिखना है कि और एक्साइटेड टू यूज़ आईफोन, और बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, फोटो वोटो खींच के दिखा दो, 2-4 फीचर दिखा दो, और लगना चाहिए कि ये जेन्युइन यूज़र रिव्यू है, यू आर नॉट इनटू पेड प्रमोशन। तो जब एक टीवी सेलिब्रिटी अपने इंस्टाग्राम पे दिखा रहा है कि यार ये फ़ोन बहुत अच्छा है, तो उसके 2 मिलियन फॉलोअर तक डायरेक्ट मार्केटिंग जा रही है, जो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग बोलते हैं अपने, और उसको देख के काफ़ी लोग उसको परचेस करेंगे। तो लाख रुपए का फ़ोन कंपनी के लिए तो कुछ नहीं है, उनका तो मेकिंग कॉस्ट जा रहा है। तो इनकी स्ट्रैटेजी है, सारे इन्फ्लुएंसर्स को ये लोग फ़ोन फ्री में बांटते हैं, उनसे वीडियो बनाते हैं, फिर जैसे आईफोन लॉन्च होता है सोशल मीडिया पे आधा हाइप तो इन्फ्लुएंसर्स की वजह से मच जाता है कि सबके हाथ में है, और फिर अपने को क्या लगता है, अरे यार ये लोग 1-1 लाख रुपए, 1.5 लाख का फ़ोन खरीद ले, अच्छा होगा तभी तो ले रहे होंगे, चल अपन भी ले लेते हैं। अंदर की बात ये है, कंपनी फ्री में देती, पैसा नहीं लगता उनका, वो प्रमोशन वाली बात है। वैसे चलिए तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सप्लाई चेन में क्या बोल रहे हैं एग्जैक्टली देखें। यूज़ वॉल्यूम ऑर्डर डोमिनेंस एंड कैश टू सिक्योर लॉन्ग टर्म कंपोनेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। अच्छा हाँ, ये हो सकता है। अब एप्पल सारे कंपोनेंट खुद नहीं बनाता है, सप्लाई चेन में उनको भी वेंडर से बहुत सारे कंपोनेंट्स एक्वायर करने होते हैं। अब क्योंकि एप्पल के पास इतना वॉल्यूम है, सेल है इतना, तो वो कंपोनेंट सप्लायर को वॉल्यूम में ऑर्डर देके प्राइस पॉइंट भी कंट्रोल कर सकता है और सप्लाई भी सिक्योर कर सकता है। तो वो भी एक प्लस पॉइंट है कि सप्लाई शॉर्टेज होने का थ्रेट उनको नहीं रहेगा, वो पैसा देके उसको कवर अप कर सकते हैं। ठीक है, मालवेयर वाला जो थ्रेट है, वही वायरस वाला थ्रेट, उसको रोकने का पावर एप्पल के पास है, तो अपनी स्ट्रेंथ का यूज़ कर सकते हैं कि ये स्पाइंग और जो एक तरीके से हैकिंग वाला जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जा सकता है वैसा। और लास्ट क्या है, वीकनेस प्लस थ्रेट। देखें वीकनेस कहाँ आ रही है इनको। ओके, पहले पॉइंट में तो बोल रहे हैं कि इनके ऊपर भी बहुत बार केसेस हो जाते हैं एंटी ट्रस्ट, कि भाई आप लोग बोलते तो कि डेटा सिक्योर है बट एक्चुअली है नहीं। कुछ कोर्ट केस हो जाते हैं। अब कोर्ट केस में क्या होता है, जितना कोर्ट केस होता है ना, उतना नेगेटिव पब्लिसिटी हो जाती है मीडिया में। क्या आईफोन बोलता तो है, लेकिन क्या सच में हैकिंग प्रूफ है भी, प्रिवेसी है उतनी जितनी वो लोग बोल रहे हैं। अब ये चीज़ को अगर जल्दी ख़त्म नहीं किया और ये केस चलता रहा तो वो ट्रस्ट इशू बढ़ता जाएगा यूज़र्स में। तो वो ट्रस्ट इशू ना बढ़े, उसके लिए इन चीज़ों को जितना जल्दी हो सके सेटल कर लेना चाहिए, नहीं तो ये चीज़ आपके लिए थ्रेट बन सकती है। तो वो सजेशन यहाँ पे दिया गया। दूसरा क्या है, रेवेन्यू डाइवर्सिफिकेशन। आप सिर्फ मोबाइल फ़ोन पे डिपेंडेंट रहोगे अपने रेवेन्यूज़ के लिए तो प्रॉब्लम है, क्योंकि जैसे एंड्रॉयड का थ्रेट है, वॉट एवर इट इज़, तो धीरे धीरे अगर पब्लिक स्विच होनी शुरू हो गई, रेवेन्यू ड्रॉप हो गया तो प्रॉब्लम आपके लिए बढ़ने वाला है। बीच में हुआ था, आईफोन का रेवेन्यू काफ़ी ड्रॉप हुआ था, लेकिन फिर नया मॉडल आता है, लोग वापस भागने लग जाते हैं, तो वो प्रॉब्लम होता ही। तो रेवेन्यू ड्रॉप का प्रॉब्लम है, इसलिए वो लोग सिर्फ एक प्रोडक्ट पर डिपेंडेंट नहीं है, वो पूरा इकोसिस्टम बना दिया। लैपटॉप है, वॉच है, ईयरबड्स है, मोबाइल फ़ोन है, वो पूरा एक इकोसिस्टम बना दिया कि एक बार इसमें कोई घुसेगा, एक एक करके सारे प्रोडक्ट लेगा, तो फिर सबकी आदत पड़ जाएगी, फिर छोड़ेगा नहीं। तो वो साइकोलॉजिकली उस चीज़ को वो लोग पिच कर रहे हैं वैसा है। चलिए, तो ये पॉइंट कंप्लीट है। तो पहला केस स्टडी एप्पल का था। वैसे ही नाइकी की बात हो रही है, अब नाइकी वाले में देख लेते। शू ब्रांड है, आपको पता ही है। शू ब्रांड होने के बाद भी नाइकी एक भी जूता खुद नहीं बनाता है, सब आउटसोर्सिंग पे चलता है, वाइट लेबलिंग पे चलता है। एक भी शू मैन्युफैक्चरिंग का उनका खुद का प्लांट नहीं है, दैट इज़ ओनली अ ब्रांड। वो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कराते हैं, ऑर्डर देते हैं, जो क्वालिटी बोलते हैं उस क्वालिटी का शूज़ बनता है और उस पर अपनी ब्रांडिंग करते हैं, बस पैसा। तो ये पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब इनकी स्ट्रैटेजीज़ क्या है वो देख लेते हैं। सबसे पहले बोला है डिजिटल पर्सनलाइजेशन, एक इनके पास अपॉर्चुनिटी है, और क्योंकि डिजिटल इकोसिस्टम में ये लोग हैं, ऑनलाइन सेलिंग तो बरसों से कर रहे हैं, तो वो उनकी स्ट्रेंथ है। डिजिटल पर्सनलाइजेशन का मतलब ये है कि एआई यूज़ करके आप टेलर्ड प्रोडक्ट्स कस्टमर तक पहुंचा सकते हो। इसका एग्जांपल देता हूँ, आप अगर लेंसकार्ट यूज़ करते हो तो लेंसकार्ट के ऐप पे ना वो एआई फीचर है, आप अपना फ़ोटो अपलोड कर दो या क्लिक कर लो, वो आपको ना वो जो चश्मा आप देख रहे हो ना उस पर लगा के दिखा देगा आपके फेस पे कैसा दिख रहा है। अब ये फीचर वो लोग लेके आए क्योंकि
चश्मा ऐसी चीज़ है जो रियल स्टोर में जाके पहन के देखेंगे 4 बार, फिर पसंद आएगा, फेस पे सूट हो रहा है नहीं हो रहा है, समझ आएगी। अब ऑनलाइन कोई कैसे सिलेक्ट करे कि अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, साइज़ कितना बड़ा है, फेस के हिसाब से सेट हो रहा है कि नहीं। तो उन्होंने AI वाला फीचर डाल दिया, फ़ोटो डाल दो, वो फेस का वो ले लेता है क्लिक, और उसके ऊपर आप जो चश्मा सेलेक्ट करोगे लगा के दिखा देगा। तो एक रफ आइडिया आ जाएगा कि अच्छा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके आप कस्टमर्स को और बेटर तरीके से ऑनलाइन प्रोडक्ट बेच सकते हो। बाकी भी ऐप्स अब ये सब करने लगे, जिसमें आपको प्रोडक्ट थोड़ा सा या तो 3D वीडियो दिखेगा या एनिमेशन दिखेगा, तो जिससे और क्लैरिटी आएगी कि ये पहना हुआ कैसा लगेगा। तो वो सब टेक्नोलॉजी का ऑप्शन है। मार्केट में डोमिनेंस बढ़ रहा है बिकॉज ब्रांड अवेयरनेस लोगों में बढ़ रही है, तो वो उनके लिए एक प्लस पॉइंट है, वो और कस्टमर्स एक्वायर कर सकते हैं। री इनोवेशन करना, ये लोग नई नई टेक्नोलॉजी लेके आते हैं। जो सोल होता है ना शू का, वो मेन है, तो ये लोग अलग अलग कैटेगरी निकालते हैं कि ये जो सोल है वो जेल वाला है, अंदर को जेल है, या फिर एयर है, एयर मैक्स करके उसकी सीरीज़ आती थी वैसा है। तो वो सब नया नया इनोवेशन करते हैं। फिर लाइट वेट शूज़ हो गए कि भाई इतने ग्राम्स के हैं, आपको लगेगा भी नहीं आपने शू पहना है, वेट नहीं लगेगा। तो रनिंग शूज़ है तो उसको लाइट बनाया। तो ऐसा अलग अलग रिसर्च करके वो शूज़ को और बेटर तरीके से बेचने की कोशिश करते हैं। और ये सब साइकोलॉजिकल ट्रिक्स है, बेचने का तरीका है। एक टाइम पे शू मतलब एक सिंगल टाइप का जूता पूरी दुनिया पहनती थी। फिर इन लोगों ने दुनिया को बताया कि भाई तुम्हारे जूते में प्रॉब्लम क्या है और जूते में और क्या क्या फैसिलिटी हो सकती है। तो भाई आपके वो सोल का शेप है, जो आपकी फिंगर्स का शेप है, कितना ब्रॉड आपका पैर है, ये सब एट्सेट्रा, लाइट वेट होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। 4 कैटेगरी बनाई। रनिंग शूज़ अलग है, वॉकिंग शूज़ अलग है, जिमिंग शूज़ अलग है, स्पोर्ट्स शूज़ कैजुअल अलग है। तो पहले किसी को नहीं पता था कि ऐसी 10 कैटेगरी होती, क्योंकि थी नहीं। इन्होंने पहले कैटेगरी क्रिएट की। इन्होंने आपके माइंड में बात डाली कि रनिंग के शूज़ अलग होते हैं और जिम के शूज़ अलग होते हैं और वॉकिंग के शूज़ अलग होते हैं। पहले पूरी दुनिया एक ही जूता पहन के सब कुछ करती थी और कोई खास प्रॉब्लम किसी को थी भी नहीं। तो पहले आप नीड क्रिएट करो, फिर आप सप्लाई करोगे तो बिकेगा। अब लोग जब खरीदने जाते हैं ना, यार मुझे ना जॉगिंग के लिए, रनिंग के लिए शूज़ चाहिए, तो जाके मांगेंगे रनिंग शूज़ दो स्पेसिफिकली, क्योंकि इन लोगों ने आपके दिमाग में बिठा दिया कि शूज़ अलग अलग होते हैं। तो ये उनका स्ट्रैटेजी विन है और कुछ नहीं है। तो इनोवेशंस करते रहते हैं, करते भी रहना चाहिए, ये पॉइंट है। और अलग अलग सीरीज़ ले आते हैं। नेक्स्ट क्या है, वीकनेस प्लस अपॉर्चुनिटी। एजाइल सोर्सिंग, देखें, यूज़ द विन नाउ रिस्ट्रक्चरिंग टू integrate materials in apparel supply chain, fixing the slow lead time that allowed niche rivals to grow। हाँ, मतलब जो सप्लाई आपके पास आता है वो जितना जल्दी आप अक्वायर कर सको, तो स्ट्रैटेजीज वैसी बनानी चाहिए कि प्रोक्योरमेंट शुड नॉट बी स्लो। कभी कभी प्रोक्योरमेंट स्लो हो जाता है इनके लिए भी, तो इनके गुड्स भी स्टॉक आउट हो जाते हैं। कस्टमर मांग रहा है बट अपने पास रॉ मटेरियल नहीं है या सप्लाई आया नहीं है, उस वजह से डिमांड है लेकिन हम सप्लाई कर नहीं पा रहे, तो कस्टमर फिर दूसरे ब्रांड पे स्विच कर लेता है। तो वो सब ना हो तो हम थोड़ा इसको बेटर कर सकते हैं। टेक हब कंसोलिडेशन में वही है, डिजिटल टेक्नोलॉजी का और जितना बेटर यूज़ कर सको और अपने ऐप्स को इम्प्रूव कर सको वो करना चाहिए। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन, कॉमन पॉइंट, एक प्रोडक्ट पर डिपेंड करना अच्छा नहीं है। अब नाइकी वाला खाली शूज़ थोड़ी बना रहा है, शूज़ में 10 कैटेगरी तो है। बैग्स बना रहा है, जिम बैग्स, वो डफल बैग्स बना रहा है, बैकपैक्स बना रहा है। तो अलग अलग कैटेगरी में वो लोग भी पिवट करते रहते हैं कि एक जूते के ऊपर डिपेंड करना सेफ़ नहीं है, उसके अलावा भी प्रोडक्ट्स आपको देने चाहिए। वैसा है, स्पोर्ट्स वेयर में भी आ गए ये लोग सब, ठीक है। थर्ड कैटेगरी में इकोसिस्टम लॉकिंग, देखें, यूज़ मेंबरशिप प्रोग्राम्स। हाँ, ये तो होता है ना, लॉयल्टी पॉइंट्स, बोनस पॉइंट्स, शॉपिंग की तो इतने पॉइंट मिलेंगे, अगली बार यूज़ करोगे तो डिस्काउंट हो जाएगा। मेंबरशिप प्रोग्राम, तो उससे कस्टमर को पकड़ के रख सकते हो, स्विच ओवर का थ्रेट कम हो जाता है। ठीक है, बोले कैश रिजर्व बहुत है आपके पास, ये आपकी स्ट्रेंथ है, आप ऑटोमेशन की तरफ जा सकते हो और नियर शोरिंग एक्सेलरेट कर सकते हैं। नियर शोरिंग का मतलब है जहाँ बेचना है उसके आसपास अपनी फैक्ट्री लगा दो। अभी एशिया में बेचना है तो थाईलैंड में अपनी फैक्ट्री लगा दो, थाईलैंड से आप पूरा एशिया कवर कर सकते हो। अब आप यूएस से बेचने जाओगे तो ये हॉर्मुज़ वाला चक्कर पड़ेगा, तो शिप अटक जाएगी। तो नियर शोरिंग का मतलब जहाँ बेचना है उसके आसपास की लोकेलिटी में आप सेटअप कर लो, बिकॉज पैसों की तकलीफ नहीं है, सप्लाई चेन आपकी जो है वो इंटैक्ट रहेगी। अभी हॉर्मुज़ का प्रॉब्लम है तो सिर्फ वहाँ से आने वाली शिप का इशू है, बाकी वर्ल्ड ट्रांसपोर्ट तो चल ही रहा है ना। तो अगर आप उस पर डिपेंडेंट नहीं हो तो आपका सप्लाई चेन इम्पैक्ट उतना नहीं होगा। वैसे ये पॉइंट है। फिर बोल रहे हैं कि आपके पास इतना पैसा है ना, तो ग्लोबल इवेंट्स को टारगेट करो। फीफा वर्ल्ड कप है, उसके टाइटल स्पॉन्सर बन जाओ। होता है ना, नाइकी और रिबॉक और एडिडास, ये लोग सब ये करते हैं। ये लोग इतने फेमस कैसे हुए? तो आई थिंक रिबॉक का केस था, एडिडास का था, इन्होंने वैसे ही किया था।
और बाद में ये चीज़ काफ़ी पॉपुलर भी हो गई। मैं नाम एक बार शायद में भी इनमें मिक्स हो रहा है, पर एक कंपनी ने ऐसा किया था, आई थिंक एडिडास ने किया था। तो उन्होंने क्या किया, जो ओलंपिक्स थी, तो ओलंपिक की रेस के टाइम पे जो मेन सबसे पॉपुलर जो ओलंपिक रनर था, उसको बोला कि भाई तू हमारी कंपनी का शूज़ पहन के भागेगा। उसके साथ एग्रीमेंट कर लिया और उसको बोला एक काम करना, रेस शुरू होने से पहले ना खाली ऐसा ग्राउंड पे बैठ के ना ऐसे शू की लेस बांधने की एक्टिंग कर लेना एक बार। ये उन्होंने मार्केटिंग ट्रिक यूज़ की, क्योंकि एक स्पोर्ट्स पर्सन जब है, सेलिब्रिटी है, तो कैमरा उसके ऊपर कंटिन्यूस रहता है, तो वो कुछ भी करेगा ना छोटा सा भी तो लोग नोट करते हैं। तो उसको बोला कि तू जब ग्राउंड पे आएगा तो रनिंग से पहले एक बार रुक जाना और शू बांध लेना, बस लेस बांध लेना। जो तू लेस बांध रहा होगा ना तो मीडिया जूते पे फोकस करेगा। वो फ़ोटो लेके सब जगह मीडिया में इन्होंने सर्कुलेट करा दिया और वो लोगो जो दिख रहा है एडिडास का या नाइकी का जो भी है, उससे वो ब्रांड अपने आप फेमस हो गया कि भाई लोगों के नज़र में आ गया। वैसा देखो कितना सटल तरीका है मार्केटिंग का। पेड एडवर्टाइजमेंट भी नहीं लग रही है, नेचुरल लग रहा है, कोई उसके बारे में बात नहीं की उन्होंने, कंपनी ने खुद बात नहीं की। बट जब लोगों ने वो स्पोर्ट्स पर्सन के जूते पे वो लोगो देखा तो उनके दिमाग में आ गया, अच्छा ये ब्रांड का शूज़ पहनता है। तो जो धड़ाधड़ उसकी सेल बढ़ी है, फिर कंपनी को कुछ करना ही नहीं था, स्मार्ट मार्केटिंग हो गई। चिल्ला चिल्ला के बोलोगे मेरा प्रोडक्ट अच्छा है, कोई नहीं सुन रहा, लेकिन जो भाग रहा है, इतना बड़ा सेलिब्रिटी है, उसने पहन लिया, मार्केटिंग वहीं से हो जाती है। तो इस तरीके से भी कंपनी ट्रिक्स यूज़ करती है, वैसा होता है। ठीक है, तो ऐसे बड़े इवेंट्स को आप टारगेट करके अपनी मार्केटिंग कर सकते हो और फेमस हो सकते हो। वैसे वर्ल्ड कप स्पॉन्सर कर देना या ऐसा कुछ कर सकते हैं वैसे। फिर बोला है कि रिटेल रीबैलेंसिंग करना ज़रूरी है। इनके पास ना इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो जाती है, ये प्रॉब्लम होता है बहुत बार। बड़े ब्रांड्स के पास शूज़ पड़े रहते हैं, इतने अलग अलग डिज़ाइन बनाते हैं, स्टॉक क्लियर थोड़ी होता है। तो बोले आप है ना स्टॉक क्लियरेंस के लिए भी कुछ स्ट्रैटेजी लगाओ, डिस्काउंट निकाल दो, ऑफर्स निकाल दो, स्टॉक क्लियर करो, ख़त्म करो। तो वो भी करना चाहिए। बड़ी कंपनीज तो उल्टा करती है, मैंने ये स्ट्रैटेजी पढ़ी है, पता नहीं सच कितना है। ये लुई विटॉन और ये सब जो बड़े ब्रांड्स हैं ना, ज़ारा और ये सब, ये लोग एक्सक्लूसिविटी के चक्कर में बहुत सारे प्रोडक्ट्स तो डिस्ट्रॉय कर देते हैं अपना, क्योंकि उनको ना क्वांटिटी बेच के अपना मार्केट ख़राब नहीं करना है, प्राइस नहीं रिड्यूस करना है। तो ना ये कभी डिस्काउंट ऑफर करेंगे, ना ये आपको कभी गिव अवे ऐसे ही प्रोडक्ट्स दे देंगे कोई प्राइस पे। ये उतने कम प्रोडक्ट बेचेंगे कि उनकी ना एक्सक्लूसिविटी रहे, कि जिसको जो मिस आउट कर गया उसको लगेगा अरे यार ये हाथ से चला गया, अब अगली बार पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स तो वो लोग डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ओवर प्रोडक्शन हो जाता है फिर डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो इससे तो बेटर है कि तुम यार रिसोर्सेज क्यों वेस्ट कर रहे हो, इतना प्रोडक्शन करने के बाद अगर डिस्ट्रॉय ही करना है तो क्या सेंस है। तो अफ्रीका में या कहीं पे इनके डंपिंग यार्ड्स होते हैं, वहाँ डंप करके उसको जला वला के पूरा ख़त्म कर देते हैं। तो इतनी नए प्रोडक्ट, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट फेंक के आ जाते हैं, क्योंकि उनको जो है सप्लाई नहीं बढ़ाना है वैसा। तो इस तरीके की स्ट्रैटेजीज भी होती हैं इनकी। ठीक है, नेक्स्ट लीन ऑपरेशंस में वही है कि जितने कम लोगों में काम हो उतना अच्छा है, क्योंकि ज़्यादा जॉब्स बांटने से फिर क्या बोलते हैं सैलरी प्रेशर बढ़ जाता है, तो वो भी ध्यान रखना चाहिए। SKU रैशनलाइजेशन, SKU उसका मतलब होता है जो आप नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स बेचते हो। तो अगर बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स आपने रख दिए हैं शेल्फ पे तो उन सबको केटर करने में भी नुकसान जाता है। तो रैशनलाइज करना मतलब टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स को कम कर देना, कि पहले हम 20 वैरायटी बेचते थे, हम 5 ही बेचेंगे, लेकिन फोकस उस पर रहेगा वैसा। तो ये पॉइंट है। तो दिस इज़ SKU रैशनलाइजेशन, ये बोला हुआ। रैशनलाइज करना मतलब सही लेवल पे लाना है, कम करना ज़रूरी नहीं है, आइडियल लेवल पे लाना। रैशनल मतलब लॉजिकल, इरैशनल मतलब बिना सोचे समझे काम करना, वैसा हो गया। और तीसरा केस है पेप्सी का। जितना बड़ा ब्रांड है पेप्सी, हमें पता ही है। अब इनकी स्ट्रैटेजीज़ में क्या आ सकता है वो देख लो। पोर्टफोलियो री इंजीनियरिंग, वही पोर्टफोलियो का है ना। पेप्सी खाली कोल्ड ड्रिंक नहीं बेच रहा है, बहुत सारे ब्रांड जो पेप्सी के ही है। लेज़ भी जो है वो पेप्सी का है, और भी बहुत सारे ब्रांड जो पेप्सी वाला सेल आउट कर रहे हैं। मैं एक बार बता देता हूँ फिर आपको, सारे मुझे भी एकदम अभी याद नहीं है, लेकिन है पेप्सी का पोर्टफोलियो काफ़ी वाइड है। तो डिपेंडेंट नहीं है सिंगल प्रोडक्ट पे, क्योंकि बेवरेज मार्केट भी थोड़ा सा डाइसी रहता है। कब लोगों के दिमाग में आ जाए कि इतनी शक्कर अच्छी नहीं होती और पीना छोड़ दें। हाँ, वो भी कौन सा हेल्दी है। हाँ, वो सबको नहीं जमती है। देखो ये सब ब्रांड्स हैं, पेप्सी, ट्रॉपिकाना, जूसेस और डोरिटोज, आपके नाचोस,
चीटोस, क्वेकर की बिस्किट्स आती है। हाँ तुम बड़े हो गए ना, जो बच्चे हैं वो तो खा ही रहे हैं ना। लेकिन इंडिया में ना चीटोस है, बाकी फॉरेन में हाँ ये गेटोरेड, माउंटेन ड्यू, फ्रीटो लेज, ये सारे प्रोडक्ट्स जो है वो पेप्सी के हैं। ये बिस्किट का ब्रांड है, कुकीज़ आती है। हाँ कुकीज़, हाँ उसका वेफर का कुकीज़ का ब्रांड है। यहाँ नहीं चल रही, पूरे वर्ल्ड में तो दिखती होगी ना। हाँ वो तो इंडिया में अलग चलता है, बाकी वर्ल्ड में चल रहा है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो है वो लोग बेच ही रहे हैं। ये भी तो है सारे, देखो ये लिप्टन, एक्वाफिना, 7 अप, मिरिंडा। हाँ वो तो सारे ऑप्शन उनके रहते ही हैं। ये देखो ये सारे क्वेकर के ओट्स भी आते हैं। हाँ ओट्स, हाँ बराबर। रफल्स खाया हूँ, कुरकुरे। हाँ क्वेकर ओट्स। तो ये सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो इनके ही हैं, तो कहीं ना कहीं से तो कमा ही रहे हैं। ये देखो ये बेवरेज, फूड, इंटरनेशनल में और बहुत सारे ब्रांड्स जो इंडिया में बिकते भी नहीं है वैसा। तो ये सब कंपनी क्या है ना, एक्विजिशन कर लेती है और अपने कंट्रोल में कर लेती। दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन अ सिंगल प्रोडक्ट। मेन बोलने का मतलब है लेस पहले से पेप्सी का नहीं था, पेप्सी ने अक्वायर कर लिया, तो पेप्सी की ओनरशिप में है। तो जो प्लांट जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा, मालिक बदल गया ऐसा। हाँ ओनरशिप चेंज हो गई, वो होता रहता है। तो पोर्टफोलियो री इंजीनियर करना, डिजिटली ग्लोबल लेवल पे स्केल अप करना, जिन मार्केट्स तक नहीं पहुँचे थे वहाँ पहुँचना, ज़ीरो शुगर पुश, एनर्जी ब्रांड। आजकल ये एनर्जी ड्रिंक्स, स्टिंग चल रहा है। स्टिंग भी खतरनाक केस स्टडी है। मतलब एक आपका ये रेड बुल आता है, वो 125 रुपये का कैन है, स्टिंग वाला 20 रुपये में बेच रहा है। इतना गंदा प्रोडक्ट है स्टिंग, मतलब जहर पी लो, स्टिंग मत पियो, इतना ख़राब प्रोडक्ट है। उसको जिस तरीके से बनाया जा रहा है, उसमें जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ हो रहे हैं, और ख़ास उस पर लिखा है कि बच्चों को नहीं पीना चाहिए, और बच्चे सबसे ज़्यादा स्टिंग पी रहे हैं, जबकि वो ना बोला हुआ है कि उस पर लिखा भी है। हाँ कलर की वजह से भी, और वो जो हाई एनर्जी उसके अंदर डाला है कंपोनेंट, वो बच्चों के लिए नहीं है। लेकिन बच्चे इतनी स्टिंग पीते हैं क्योंकि उनको वो अट्रैक्टिव लगता है। और 20 रुपये में एनर्जी ड्रिंक वाला कोई मार्केट ही नहीं था, तो जितने भी एनर्जी ड्रिंक थे वो सारे टिन बेस्ड, कैन बेस्ड थे, और सबका प्राइस रेंज 90 to 125, 150 के बीच में था। स्टिंग वाले ने वही चीज़ प्लास्टिक बॉटल में 20 रुपये में दे दी। अब भर भर के लोग पी रहे हैं वैसा, बट बहुत ही गंदा प्रोडक्ट है, बट बिकता है तो बेच रहे हैं, और क्या, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ ब्लू कलर आ गया था। हाँ मैं तो बोला यार तुम लोग ये क्या ही कर रहे हो, मतलब जो कलर मिलता है वो बना के डाल देते हो, लोग पी भी रहे हैं। पीने वाले को भी लगता है कि क्या पी रहा हूँ मैं, ठीक है ऐसे ही है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो एनर्जी ड्रिंक्स और ज़ीरो शुगर पे बड़ा पुश है। और एनर्जी मार्केट भी ख़त्म कर दिया, अभी कैंपा वाला आ गया, कैंपा एनर्जी, उसका बस चले तो फ्री में ही बेचेगा, और लो फ्री एनर्जी लो वैसा है। तो वो सब चीज़ें कर रही है कंपनी। और क्या बोला, अरे वो उसी का, रिलायंस का ही। इंडिपेंडेंस की बोतल पढ़ना, मेरे पास भी यहाँ पड़ी थी पीछे, रिलायंस ही लिखा हुआ है रिलायंस का ही ब्रांड है वो। कैंपा से पहले उसने इंडिपेंडेंस के नाम से निकाला था, तो वो भी चल रहा है। आप ये खरीदो कि वो खरीदो, पैसा हम ही कमाएंगे हाँ जो भी खरीदो पैसा हमारे पास ही आएगा। हाँ वैसे ठीक है। और भी क्या है, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं, वो तो देख ही लिया आपने। अब ये गेटोरेड आता है, वो स्पोर्ट्स पर्सन जो होते हैं उनके लिए टारगेट करता है। गेटोरेड का जो कोल्ड ड्रिंक आता है वो ज़ीरो शुगर वाला आता है। तो वो कैसा है कि जो स्पोर्ट्समैन है, कितनी बार आप देखो तो क्रिकेटर्स जो है ना वो पी रहे होते हैं ग्राउंड पे, वो गेटोरेड देख के वहीं से फेमस हो गया। तो बहुत सारे फुटबॉलर्स और क्रिकेटर्स गेटोरेड कंज्यूम करते हैं, वो ज़ीरो शुगर ड्रिंक है, तो गर्मियों में खेलते हैं तो उनके लिए अच्छा है। और उस वजह से वो अपने आप प्रमोट हो जाता है क्योंकि सेलिब्रिटीज़ पीते हुए दिखते हैं। फिर वो जो पानी पिलाने आता है, वो जो बास्केट लेके आता है उस पर गेटोरेड लिखा होता है, तो अपने आप प्रमोशन हो जाती है वैसा। तो ऑस्ट्रेलियन टीम बहुत यूज़ करती थी गेटोरेड की कोल्ड ड्रिंक्स, और बाद में फिर ये बाकी सेलिब्रिटीज़ या क्रिकेटर्स भी पीने लगे। ऑस्ट्रेलिया की मैचेस में गेटोरेड बहुत देखने को मिलता है, उनका स्पॉन्सर भी था वो। E100 हाँ आएगा, थोड़े दिन में आएगा। E85 आ गया तो कितना ही बचा। अब तो ऐसा इथेनॉल में थोड़ा सा पेट्रोल डाल के दे दो, पहले पेट्रोल में इथेनॉल डाल रहे थे वैसा। ये नितिन गडकरी पीछे पड़ गया इथेनॉल के,
अब तो बोल रहे हैं वो फ्यूल भी आ गया ना, एलपीजी सिलेंडर के बदले भी इथेनॉल वाला सिलेंडर यूज़ करो तो एलपीजी पे डिपेंडेंस कम हो जाएगी। वैसे दोनों पीछे पड़े हुए हैं, पता नहीं कितना सही है कितना नहीं। ठीक है, सस्टेनेबिलिटी ब्रांडिंग, ये जो चीज़ें हैं ये कैसा है कि एनवायरमेंटल क्रिटिसिज्म बहुत है इनका, कि पानी की खपत हो जाती है इनकी वजह से, बहुत पानी कंज्यूम कर लेते हैं, ऐसा प्रॉब्लम्स भी है। तो इस पर इनको काम करना चाहिए कि लोगों के दिमाग में नहीं आना चाहिए, कंजम्पशन तो होने वाला, पता नहीं चलना चाहिए। ठीक है, इतना पैसा है कंपनी के पास तो उनको वॉलेटिलिटी से बचने के लिए इसको यूज़ करना चाहिए। जैसे कैंपा कोला आधे रेट में बेचने लग गया तो रेवेन्यू पे थ्रेट आ गया ना, तो जो इतने साल का कमाया है वही तो शील्ड काम आएगी, तो वो उनके फेवर में जा सकता है। रिटेल में इनका डोमिनेंस है, हर दुकान तक सामान पहुंचा हुआ है, सप्लाई चेन इनकी स्ट्रॉन्ग है, वो सब प्लस पॉइंट्स हैं इनके। वैसा है वीकनेसेस में क्या है, पहला तो बोला है न्यूट्रिशनल प्रोफाइल बहुत ख़राब है, वो फूड फार्मर वाला पीछे पड़ा हुआ है, क्या तुम लोग इतनी शक्कर डाल के बेच रहे हो। वो वीडियो बनाता है, शक्कर डाल के दिखाता है, बोले देखो एक कोल्ड ड्रिंक में इतनी शुगर होती है, तो देख के मन उठ जाएगा नहीं पीना चाहिए, उन्हें 90% तो शुगर ही है। वैसे अब इन कंपनीज़ को भी सोचना पड़ रहा है कि अब इतने अनहेल्दी प्रोडक्ट में हेल्दी फैक्टर कहाँ से लेके आ जाए, ऑप्शन ही नहीं है। तो ज़ीरो वाला पुश तो कर ही रहे हैं, पर अब ये भी डिक्लेयर कर रहे हैं कि हम जो शुगर वाली कोल्ड ड्रिंक है उसमें भी शुगर कंपोनेंट हमने कम किया, तो अब स्टीविया और शुगर मिक्स करके डाल रहे हैं। तो शुगर अगर मान लो 15 ग्राम यूज़ हो रही थी तो बोले अब 6 ग्राम 7 ग्राम करेंगे, तो इनटेक आपका शुगर का पर बॉटल हम रिड्यूस करने की हम भी ट्राई कर रहे हैं। तो वी नो कि ये हेल्दी प्रोडक्ट नहीं है, हम इसको हेल्दी बोल के तो बेच ही नहीं पाएंगे, बट एटलीस्ट इसका इफेक्ट तो कम कर सकते हैं, तो उसके ऊपर बात हो रही है। रेगुलेटरी कंप्लायंसेस तो आ ही जाते हैं, कोई कंट्री इनके खिलाफ हो जाता है तो प्रॉब्लम हो जाती है। और डेट और रिस्क मैनेजमेंट में तो इतना कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि फ्री कैश फ्लो वैसे ही बहुत पड़ा होता है इनके पास। तो केपेक्स का खर्चा है उनका, बट फंड्स भी हैं उनके पास, तो एक बार वो मैनेज कर सकते हैं वैसा है। तो ये सब चीज़ें इनको सोचनी पड़ती है और कुछ नहीं। चलिए, तो टोज मैट्रिक्स वाला कंप्लीट, तो इसके साथ आपका ये चैप्टर नंबर 4 जो है पूरा कंप्लीट हो गया है, एक्सेप्ट CPM पट। आज इतना ही रखते हैं, फिर नया टॉपिक आज नहीं स्टार्ट करता हूँ, ये भी हो जाएगा। चैप्टर 5 कल शुरू करेंगे।